बहुत गर्मी है। यही चल रहा था ना। आवाज आ रही है क्या पीछे तक? आवाज चालू है क्या, ये देखिए तो। ऑन है ना, ये देखो ये। इसमें हम लोगों ने कल 1773 के बारे में पढ़ा था। 73 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है ना। आज हम लोग देखेंगे 1784। अरे, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट। नहीं चल रहा है क्या ये अच्छे से? इधर देखिए, इधर इसको 16 पे चलाइए। रेलूटिंग एक्ट जो मैं कल बताया था, उसमें किसी को डाउट हो पहले पूछ लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ूंगा। जो मैंने कल बताया था रेगुलेटिंग एक्ट, उसमें किसी को कोई डाउट है? सबको याद है? अच्छा, उसको दे दूंगा लास्ट में, पहले अभी इसको देख लीजिए। तब पूछें क्या एक बार? सबको पता है तो। कितने लोग सुनाएंगे? अच्छा। हाँ, तो जो हाथ उठाए उसको याद नहीं है, और लोग हाँ याद होगा। ऐसा भी तो हो सकता है। अच्छा, नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों को बेइज्जती करते हुए मुझे अच्छा लगेगा नहीं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि नहीं सुनूं। इधर आइए। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। देखिए, कल मैंने बताया था 1773 के बारे में, थोड़ा समझेंगे। 1773 में कि इस 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था, इसके द्वारा जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उस पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया है ना। उस पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया। किसके द्वारा? अंग्रेज जो थे वहां पर, संसद के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा। इसी के द्वारा 1773 के एक्ट के द्वारा ही इसमें हम लोग लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया था ना। लिखित संविधान का मतलब यहाँ पर क्या है? यहाँ पे जो लिखित संविधान के बारे में बात की जा रही है, ये है एक प्रकार से रूल एंड रेगुलेशन के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। एक कल मैंने बताया था। उसके अलावा मैंने यहाँ पर ये बताया था 1773 में कि कंपनी को चलाने के लिए ब्रिटेन में दो संस्था बनाई गई। कंपनी को चलाने के लिए ब्रिटेन में दो संस्था का निर्माण किया गया। कौन कौन? एक था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और दूसरा था कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर। सवाल पूछेगा क्या कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में कुल कितने सदस्य थे? तो टोटल 24 सदस्य थे। इस 24 सदस्य में ही एक अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती थी। इसी 24 में से एक अध्यक्ष बनाए जाते थे और एक को उपाध्यक्ष बनाया जाता था। जो अध्यक्ष होता था वह पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरी तरह से यही देखरेख कर रहा था। एक प्रकार से कंपनी का सीईओ माना जाता था। ठीक है ना। दूसरा बात, ये जो 24 सदस्यों की जो नियुक्ति की जाती थी, किसके द्वारा की जाती थी? कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर के द्वारा, जिसको हम लोग निवेशकों का समूह भी हिंदी में कहते हैं।
निवेशकों का समूह, ठीक है ना, निवेशकों का समूह। और इसी एक्ट के द्वारा 1774 ईस्वी में, इसी एक्ट के द्वारा 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कहाँ पे? कलकत्ता में। और इसी सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई, है ना। जो मुख्य न्यायाधीश था उसका नाम क्या था? सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे उसका मुख्य न्यायाधीश का नाम था। कोई दिक्कत समझने में? उसके अलावा उसके बाद मैंने बताया कि इसी एक्ट के द्वारा 1773 के एक्ट के द्वारा ही बंगाल के जो गवर्नर था उसका नाम चेंज क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल। और सवाल पूछेगा कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? तो वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बना। इतना मैंने बताया था सारा चीज। और इसके सहायता के लिए, यानी गवर्नर जनरल के सहायता के लिए एक परिषद का निर्माण किया गया था, एक काउंसिल का निर्माण किया गया था, एक परिषद का निर्माण किया गया था। इसका काम क्या था? अब बोला गया कि अगर कोई भी निर्णय लिया जाएगा, इसके बाद कोई भी निर्णय लिया जाएगा तो पूरा का पूरा निर्णय एक बहुमत के आधार पर लिया जाएगा, ठीक है ना। जैसे 4+1 इसको ऐसे बोलते हैं हम लोग, 4+1। परिषद के लिए 4 सदस्य और एक खुद गवर्नर जनरल होता था तो 5 सदस्य हो गया। अब कोई डिसीजन लिया जाएगा तो किस पे लिया जाएगा? बहुमत के आधार पर। इतना मैंने मोटा मोटी बताया था 1773 के एक्ट में। यहां तक किसी को कोई डाउट है? किसी को? चलिए, नहीं है तो अब देखेंगे यहाँ पे 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है, 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट। फिर यहाँ पर एक पॉइंट हम लोग लिखेंगे क्या इसमें 1784 में, कि जिस तरह 1773 में संसदीय मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण को बढ़ाया गया, उसी तरह पिट्स इंडिया एक्ट में भी और पूरी तरीके से अब धीरे धीरे जो ब्रिटिश का संसद है ना, वो धीरे धीरे पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने गिरफ्त में लेना चाह रहा है। पहले फ्री था, ईस्ट इंडिया कंपनी अपने तरफ से व्यापार कर रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे ब्रिटिश संसद अब धीरे धीरे अपना पूरा कंट्रोल करना चाह रहा है, पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने कंट्रोल में लेना चाह रहा है। तो यहाँ पर भी सिंपल हम लिखेंगे कि इस एक्ट के द्वारा भी संसदीय नियंत्रण को और बढ़ाया गया, संसदीय नियंत्रण को और बढ़ाया गया, और संसदीय नियंत्रण को और बढ़ाया गया। अच्छा, एक और बात यहाँ पे याद रखना है, सबसे जरूरी है, जो जैसे वहां पे 1773 में जो 2 संस्था बनाई गई थी ब्रिटेन में, उसी तरह यहाँ पर एक और संस्था बनाई जाएगी जिसका नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्या नाम है उसका? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसको हम बोलते हैं नियंत्रक बोर्ड भी बोलते हैं हम लोग हिंदी में, नियंत्रक बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रक बोर्ड। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। और इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में अगर पूछेगा इसमें कितने सदस्य थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने सदस्य थे, तो इसमें टोटल 6 सदस्य होते थे। कोई दिक्कत? और इस 6 सदस्यों में जो इसका अध्यक्ष होता था, ध्यान देंगे, इसका जो अध्यक्ष होता था, इसी में से एक अध्यक्ष को चुना जाता था, और इसका जो अध्यक्ष होता था वो ब्रिटिश संसद का एक व्यक्ति होता था, ब्रिटिश संसद का एक व्यक्ति होता था, ब्रिटिश संसद का एक सदस्य होता था। कोई दिक्कत समझने में? तो 2 बात अभी मैंने बताया है सिंपल, कि जो 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है, इसमें प्रथम पॉइंट मैंने बोला है कि इसके द्वारा संसदीय नियंत्रण को और बढ़ाया गया। और दूसरा बात यहाँ पर मैं बोला हूं कि इस ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए और मजबूती करने के लिए एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, एक अलग से संस्था बनाई गई, जिसका नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जो सदस्य होता था, उसमें कितने सदस्य होते थे? टोटल 6 सदस्य होते थे। और इस 6 सदस्यों में जिसका अध्यक्ष जो होता था, इसका जो अध्यक्ष होता था वो ब्रिटिश संसद का एक व्यक्ति होता था। किसी को डाउट यहां तक समझने में? और दूसरा बात समझिएगा, यहां पे जो मैंने कल परिषद बताया था, देखिए फिर समझिएगा,
यहाँ पे जो मैंने परिषद बताया था, तो परिषद कितना था, उसमें कितना मेंबर था, 4 था कल वाले में। अब बोला गया क्या कि इस पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा परिषदों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई, 3 कर दी गई। कोई दिक्कत? परिषद की संख्या जो गवर्नर जनरल के सहायता के लिए एक परिषद बनाई गई थी जिसमें 4 सदस्य होते थे, अब उसकी संख्या घटाकर कितने कर दी गई, 3 कर दी गई। अगर अब टोटल कोई पूछेगा तो कितना, हम लोग क्या बोलेंगे, 1 + 3। 1 का कौन क्या मतलब है, 1 गवर्नर जनरल और 3 सदस्य हो गए। किसी को डाउट? अब देखिए समझिएगा, अब यहाँ पे टोटल 4 सदस्य हो गए, तो बहुमत जब भी होगा, ऐसा तो है नहीं कि 3 एक साइड गवर्नर जनरल एक साइड होगा, अब 2-2 का मामला होगा, होगा ना। अब कहने का मतलब है कि अब जिधर गवर्नर जनरल है उसकी बहुमत साबित होगी वहां पर, यानी अब जिस साइड से गवर्नर जनरल जाएगा उसी की बहुमत हम लोग साबित करेंगे, उसी के जीत हम लोग मानेंगे, सिंपल अगर बोला जाए तो। और दूसरा बात, 1773 के एक्ट में जो गवर्नर जनरल को जो शक्ति दी गई थी मतलब ज्यादा शक्ति उसको नहीं, कि सीमित शक्ति दी गई थी, लेकिन यहाँ पे उसको शक्ति को और बढ़ाने का प्रयास किया गया है। अब गवर्नर जनरल के इसके द्वारा गवर्नर जनरल के शक्तियों को, शक्ति का मतलब यहाँ पावर है, शक्तियों को बढ़ाने का प्रावधान किया गया है, बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। कोई दिक्कत समझने में यहां तक? देखिए एक बात समझिएगा इसमें थोड़ा बहुत डाउट ये हो सकता है कि इस चीजें बार बार रिपीट होंगी जब तक ये टॉपिक समाप्त नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का संवैधानिक विकास। क्योंकि ये चीजें, अब मानिए एक यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बताया, कल मैंने 2 और बताया था, आगे कुछ और भी ऑर्गेनाइजेशन आएंगे, वो आपको याद रखना होगा, इसमें कुछ उपाय नहीं है दूसरा। कोई दिक्कत? तो पहले लिखेंगे इतना, उसके बाद फिर बताऊंगा मैं। लिखिए इतना, बहुत आप लोग गर्मी नहीं लग रही है क्या? लग रही है। ब्रिटिश संसद के इसमें जो जो अध्यक्ष बनता था ना, वो ब्रिटिश संसद का एक सदस्य होता था। यानी अब जो है ना, ब्रिटिश संसद अब डायरेक्ट हस्तक्षेप करना शुरू की है इसके द्वारा। लिखवाऊंगा मैं, लिखिए ना, उसलिए तो बोला हूं कि लिखिए, लिखिए। नियंत्रण को और बढ़ाने का प्रयास किया गया। ठीक है, आगे लिखेंगे। इस अधिनियम के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा कंपनी को, इस अधिनियम के द्वारा कंपनी को, कंपनी का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं मैं। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी को सुचारू रूप से चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसको हम नियंत्रक बोर्ड भी बोलते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। स्थापना की गई तथा इस बोर्ड में
तथा इस बोर्ड में 6 सदस्यों की नियुक्ति की गई। तथा इस बोर्ड में 6 सदस्यों की नियुक्ति की गई। 6 सदस्यों की नियुक्ति की गई। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के अधिकारों में वृद्धि की गई। 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 हो गया, आगे लिखेंगे, इसी में लिखेंगे, आगे नहीं इसी में लिखेंगे। गवर्नर जनरल के अधिकारों में वृद्धि की गई तथा परिषदों के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। 4 से घटाकर 3 कर दी गई। से घटाकर 3 कर दी गई। यहां तक किसी को डाउट है? तेरा हम लोग का पिट्स इंडिया एक्ट पूरा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे 1786 का अधिनियम। 1786 का, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा चीजों को समझिएगा एक बार। ये जो अधिनियम लाया गया, क्योंकि पिट्स इंडिया एक्ट 84 में लाई गई थी और मात्र उसके 2 साल बाद फिर से इस अधिनियम को ला दिया गया, जबकि इतना जल्दी लाना संभव भी नहीं था। लेकिन लाने के पीछे कारण क्या था? लाने के पीछे कारण क्या था कि भारत में गवर्नर जनरल चेंज हो गए। जो अभी तक वारेन हेस्टिंग्स थे, जिनका कार्यकाल 1773 से लेकर 1785 तक था, ठीक ना, अब उनका कार्यकाल यहां तक समाप्त हुआ और एक नया गवर्नर जनरल बना बंगाल का। तो बंगाल का जो नया गवर्नर जनरल बना, जिनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये गवर्नर जनरल बना। और जो अधिनियम लाई गई थी 1786 का जो अधिनियम लाया गया, वो स्पेशली इसी के लिए लाया गया था। ठीक है ना? तो पूछता है सवाल यहाँ पर कि 1786 का अधिनियम किसके द्वारा लाया गया, या 1786 का जब अधिनियम लाया गया उस टाइम बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। और अब इसके लिए लाया गया दूसरा बात, और इस अधिनियम के द्वारा एक प्रावधान किया गया। क्या प्रावधान किया गया? ये प्रावधान किया गया कि जो गवर्नर जनरल के जो परिषद हैं, जिसमें 73 में 4 सदस्य थे और 84 में 3 सदस्य हो गए, तो बोला गया कि 3 सदस्य यहां पर और एक खुद गवर्नर जनरल, टोटल कितना? 4। अब यहां पर बोला गया कि अगर इनकेस सभी के सहमति से भी अगर कोई निर्णय लिया जा रहा है, यानी अगर परिषद के द्वारा कोई निर्णय लिया जा रहा है, तो गवर्नर जनरल के पास इतना अधिकार है कि अपने द्वारा लिए गए निर्णय को या परिषद द्वारा लिए गए निर्णयों को वह रद्द कर सकता है। और ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है 1786 के अधिनियम का। सवाल बहुत बार पूछा है कि किस अधिनियम के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि गवर्नर जनरल अपने परिषदों के द्वारा लिए गए निर्णय को रद्द कर सकता है तथा अपने निर्णय को लागू कर सकता है, केवल अपने निर्णय को। तो 1786 का अधिनियम, इसमें 2 ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो बार बार एग्जाम में पूछता है। कोई डाउट समझने में? तो दूसरा प्रावधान क्या किया गया कि परिषद द्वारा लिए गए निर्णयों को, परिषद द्वारा लिए गए निर्णय को गवर्नर जनरल रद्द कर सकता है। रद्द कर सकता है। ठीक है, तो लिखेंगे कि या इससे काम हो जाएगा आप लोग का? बहुत बढ़िया।
एक और देखिएगा यहाँ पे 1757, फिर देखिएगा, क्योंकि मैं बार बार चीजों को बैक लेकर जा रहा हूं, चीजें वहीं से पूरा चीजें समझ में आएगी। 1757 प्लासी का युद्ध, 1764 बक्सर का युद्ध, दो युद्ध थे। दोनों युद्ध में सेनापति अलग होता था, सेनापति यहां पर भी अलग, यहां पर भी अलग। यानी कहा गया क्या कि दोनों में जो भी युद्ध होगा तो सेनापति अलग से नियुक्त किया जाएगा उसमें। लेकिन इस अधिनियम में एक और प्रावधान किया गया, इसके अलावा एक और प्रावधान क्या किया गया, इसमें बोला गया कि अब बंगाल के जो भी गवर्नर जनरल बनेगा, बंगाल के अब जो भी गवर्नर जनरल बनेगा वही अब मुख्य सेनापति का पद धारण करेगा, यानी अब वही मुख्य सेनापति भी होगा। कोई दिक्कत? अच्छा, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण नहीं है यहाँ पे करने का, पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि जो गवर्नर जनरल रहेगा वो लगातार भारत में रहेगा, तो भारत सारे स्थिति से अवगत रहेगा। अगर कभी युद्ध की ऐसी सिचुएशन बना, क्रिएट हुआ मामला, तो जल्दी से हैंडल करने का पावर इसके पास ज्यादा रहेगा, क्योंकि पूरे भारत को अच्छे से समझने का प्रयास करेगा ये, और पूरे भारत को अच्छे से समझा भी रहेगा। तो इसीलिए यहां पर बोला गया क्या कि 1786 के अधिनियम के द्वारा यह बोला गया कि अब से जो भी बंगाल का गवर्नर जनरल बनेगा वही अब मुख्य सेनापति भी कहलाएगा। कोई दिक्कत समझने में? वही अब मुख्य सेनापति भी होगा। तो लिखेंगे इसमें इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति घोषित करने का प्रावधान किया गया। मुख्य सेनापति घोषित करने का प्रावधान किया गया। ठीक है, ये हो गया सारा। अब देखिए एक बात यहां पर समझना है। अब हम लोग यहां से देखेंगे चार्टर एक्ट। यहां पर मैंने बताया था कि 4 चार्टर एक्ट होता है। कौन कौन? 1793 का चार्टर एक्ट, दूसरा है 1813 का चार्टर एक्ट, तीसरा है 1833 और चौथा है 1853। 51 थोड़ा ना, 53, 20 साल का गैप दिख रहा है इसमें। तो 4 चार्टर एक्ट लाया गया। अब हम लोग चारों चार्टर एक्ट के बारे में बात करेंगे। अब समझेंगे एक बात फिर मैं ले चल रहा हूं 1773। यहां पर मैंने बात किया था कि उस टाइम भारत में 3 प्रेसिडेंसी था। 3 प्रेसिडेंसी का मतलब क्या होता है? यानी सिंपल अगर कोई बोले, अगर सिंपल बात, तो भारत को 3 भागों में बांटा गया था। तो 3 प्रेसिडेंसी कौन कौन था? एक था बंगाल, एक था बॉम्बे और तीसरा था मद्रास, था ना। और तीनों जगह अपना अलग अलग गवर्नर होता था। 73 में क्या बोला गया कि भाई जो बंगाल का गवर्नर होगा वही अब गवर्नर जनरल कहलाएगा। और 73 के एक्ट के द्वारा एक और प्रावधान किया गया क्या कि ये जो दोनों अब जो गवर्नर हैं, बॉम्बे तथा मद्रास के जो गवर्नर हैं, अब इस बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन रहेंगे, अधीन अब काम करेंगे। अधीन का मतलब कि अब इसके सबऑर्डिनेट रहेंगे, कि अगर बंगाल का गवर्नर जनरल कोई अगर डिसीजन ले रहा है तो दोनों लोगों को मानना होगा। कोई दिक्कत समझने में? अब फिर समझेंगे। अब फिर मैं बात कर रहा हूं यहां पे 1793 का चार्टर एक्ट। इसमें एक प्रावधान ये किया गया कि कंपनी के व्यापारिक या कंपनी के अधिकार को या टाइम ड्यूरेशन को, जो भी लिखेंगे, अधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। और दूसरा बात यहां पर इसी में बोला गया क्या कि जो बंगाल के जो गवर्नर जनरल है, उनको यह अधिकार दिया गया कि वो बॉम्बे का होगा,
गवर्नर या जो मद्रास का गवर्नर होगा, ये दोनों गवर्नरों का पर्यवेक्षण कर सकता है। पर्यवेक्षण का मतलब होता है जांच पड़ताल कर सकता है। लेकिन 1773 में इसके अधीन किया गया और 93 में अधिकार क्या दिया गया कि उसका अब पर्यवेक्षण कर सकता है। पर्यवेक्षण का मतलब होता है जांच पड़ताल कर सकता है। कोई दिक्कत समझने में? चीजें समझ में आ रही है अच्छे से? किसी को डाउट कोई? इधर आप लोगों में किसी कोई डाउट हो? देखिए, गवर्नर जनरल बॉम्बे मद्रास नहीं, अभी मैं सिंपल ये बोल रहा हूं कि जो 3 प्रेसिडेंसी था उस टाइम भारत में, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, तो तीनों जगह अपना एक एक गवर्नर होता था। लेकिन जब हम लोग एक्ट लाए 1773 में, अंग्रेजों के द्वारा एक्ट लाया गया, एक्ट लाने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एक सही डायरेक्शन में काम करने के लिए। पहले क्या होता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने मनमाने ढंग से काम कर रही थी, उसके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं था। तो पहली बार कंपनी को एक रूल बुक थमाया गया कि भाई अब तुम बेटा ऐसे इसके अनुसार आपको काम करना है, अब अपने मनमाने ढंग से आप काम नहीं कर सकते हो। अब बोला गया, एक प्रावधान रखा गया क्या कि जो बंगाल का गवर्नर है, बस नाम चेंज किया गया है, उसको हम लोग अब हमसे आज से हम लोग गवर्नर जनरल कहेंगे। जैसे मान लीजिए कोचिंग का नाम मिशन 50 है, कल सर का मन हुआ मिशन 60 कर दिए, बस यही है। यही बात यहाँ पर भी है कि भाई बंगाल का जो गवर्नर है उसका नाम चेंज करके गवर्नर जनरल कर दिया गया है, बस। और अभी जो बॉम्बे तथा मद्रास के जो गवर्नर है वो आज गवर्नर ही हैं अभी तक। मैंने अभी तक मतलब उस टाइम के बारे में बात कर रहा हूं मैं, अभी तो गवर्नर ही हैं। बोला गया कि भाई इसको थोड़ा पावर ज्यादा दिया गया, तो बोला गया कि भाई तुम्हारे पास ज्यादा पावर है तो इन दोनों को आपके अधीन कर दिया गया। तो अब जो तुम जो बोलोगे ये लोगों को मानना होगा। और फिर 93 का जो अधिनियम लाया गया जिसको बोलते हैं चार्टर एक्ट, इसमें बोला गया कि भाई जो ये लोग अधीन हैं, अब आप अगर तुमको लग रहा है कि वहां पे ये लोग तुम्हारे अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, दोनों लोग चाहे तुम्हारे द्वारा बनाए गए रूल को फॉलो नहीं कर सकते हैं, तो तुम जाके एक बार जांच करो और वहां पे अपना रूल इंपोज करो। सिंपल यही बात, इंप्लीमेंट करो। कोई दिक्कत है यहां तक समझने में? तो लिखिए 1793 का चार्टर एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट लिखेंगे। इस अधिनियम के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा कंपनी का शासन, इस अधिनियम के द्वारा कंपनी का शासन अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी का शासन अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। आगे लिखेंगे इसी में, इसके नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इसके इसके द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल को बंबई तथा मद्रास, बंबई तथा मद्रास के पर्यवेक्षण का अधिकार दिया गया, के पर्यवेक्षण के पर्यवेक्षण का अधिकार दिया गया। हो गया। इस पर्यवेक्षण का मतलब क्या होता है? पर्यवेक्षण का मतलब होता है कि ऑब्जर्व करना, चीजों को देखना कि भाई मेरे द्वारा बनाए गए रूल को ये लोग फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं दोनों लोग। अगर नहीं करेंगे तो समझाया जाएगा, समझ गए? ठीक है, नहीं तो फिर देखा जाएगा। तो 93 हम लोग यहाँ पर देख लिए। अब हम लोग बात करेंगे 1813 का चार्टर एक्ट। कोई दिक्कत समझने में? अब देखिए,
यहाँ पर हम लोग दो बात समझेंगे अच्छे से। पर लिखने से पहले दो बात समझना है यहाँ पे, देखिएगा। एक मैं बोला हूं कंपनी का शासन, कंपनी का शासन, और एक होता है कंपनी का व्यापारिक अधिकार, व्यापारिक एकाधिकार, अधिकार नहीं एकाधिकार। अभी होता क्या है समझेंगे। कंपनी के शासन का मतलब होता है कि भाई कंपनी कितने दिन शासन करेगी, टाइम ड्यूरेशन क्या है, टाइम पीरियड क्या है, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, जितना साल। और व्यापारिक एकाधिकार का मतलब होता है कि जब कंपनी भारत में शासन कर रही थी तो केवल कंपनी भारत में शासन कर रही थी। यानी कहने का मतलब यह है कि ब्रिटेन से कोई अन्य व्यक्ति या कोई अन्य कंपनी भारत में आकर व्यापार नहीं कर सकती है। केवल ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार कर रही थी। कोई दिक्कत? केवल ईस्ट इंडिया कंपनी। अब वहां पे हुआ क्या, 1800 के आसपास में वहां पर हुआ औद्योगिक क्रांति की शुरुआत। जब वहां पर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई तो लगभग सभी लोग प्रोडक्शन करना शुरू कर दिए अलग अलग वस्तुओं सेवाओं का। तो भाई सब लोग जब प्रोडक्शन करेंगे तो कहाँ बेचेंगे, उसके लिए मार्केट चाहिए ना। तो उन लोगों के लिए सबसे सटीक जो जगह दिख रहा था वो भारत में दिख रहा था कि भारत में लाकर हम लोग बेचेंगे, और यहाँ पे हम लोग तो बैठे हैं खरीदने के लिए, है कि नहीं। तो सिंपल बात क्या बोला गया, अब इस अधिनियम के द्वारा एक एक्ट लाया गया और बोला गया कि जो कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार है उसको हम लोग यहाँ पर अब समाप्त करेंगे। यानी अब केवल ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार नहीं करेगी, इसके अलावा अब आम आदमी भी या कोई अन्य कंपनी भी भारत में व्यापार कर सकती है। लेकिन एक कंडीशन दिया गया कि जो चाय है, चाय के जो व्यापार होगी और जो चीन के साथ व्यापार होगी, जो वर्तमान में चीन है, इन दोनों को जो है अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगी। इसके अलावा जो भी वस्तुओं का व्यापार होगा वो कोई भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी का शासन समझ रहे हैं भाई। फिर इसके द्वारा कंपनी का शासन अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। 20 वर्ष यानी हो जाएगा फिर कितना, 33 आएगा। तो दो बात अभी मैंने बताया कि इस एक्ट के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी का शासन अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। और दूसरा बात यहां पे बोला गया कि कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार है उसको समाप्त कर दिया गया। बस चाय और चीन के साथ आज भी व्यापारिक एकाधिकार बना हुआ है, इसके अलावा व्यापार कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत समझने में? दूसरा बात है? हाँ हाँ, तो चीन अभी तो बोला हूं कि चाइना जो है वर्तमान में, चीन देश ही है। देखिए बोल रहा है, सिंपल बातें है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अभी भी, मैं उस टाइम के बारे में बात कर रहा हूं, अभी भी चीन के साथ केवल वहीं व्यापार करेगी। और चाय के साथ जो चाय पे जो व्यापार हो रही है चाय का, वो भी केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। इसके अलावा जितना भी कपड़ा कुपड़ी जितना है सारा कोई अन्य व्यक्ति भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ना कंपनी ना कोई व्यक्ति, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। कोई डाउट है तो और पूछिए किसी को। हो गया? चलिए दूसरा बात देखेंगे। इस अधिनियम के द्वारा अब अंग्रेजों को लगा कि भाई केवल व्यापार करने से तो काम चलेगा नहीं ना, भाई भारतीयों को शिक्षित भी तो करना है। तब उसको याद है कि भारतीय पढ़ते भी हैं, ठीक है ना। तब उसको याद बोला कि चलो ठीक है, अब मैं प्रत्येक साल 1 लाख रुपये, प्रत्येक साल 1 लाख रुपये शिक्षा के विकास पे खर्च किया जाएगा। अब 1 लाख रुपये, अच्छा उस टाइम में ऐसा नहीं कि हम लोग जनसंख्या में कम थे, उस टाइम में हम लोग ठीक ठाक थे। आज तो विस्फोट हो गया है। उस टाइम में हम लोग ठीक ठाक थे, मतलब हम लोग अपना योगदान हमेशा दिए हैं जनसंख्या बढ़ाने में, मेहनती भी हम लोग हैं। इधर देखिए, तो 1 लाख रुपये प्रत्येक वर्ष शिक्षा के विकास पर खर्च किया गया। पता है ना अभी कितना जनसंख्या हो गया भारत का? 140 करोड़। बस सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अगले 10 साल में हम लोग रिकॉर्ड तोड़ देंगे पूरा विश्व का।
अच्छा 38 साल बाद, तो हम लोग मर जाएंगे उस टाइम में, मैंने यही उम्मीद है। हाँ तो कोई बात नहीं तो। नहीं 2038 तो बहुत आगे जा उतना, वो तो 11 में भी, जो 11 में जनसंख्या सेंसस आई थी, कि जो 21 में जो आने वाली है, अभी तो आई भी नहीं है, सरकार भी डाटा रिलीज नहीं की है, अभी केवल अनुमान पे बोला जा रहा है ऐसा। तो अभी बताया जा रहा है कि भाई जनसंख्या अनुमान था बहुत कम बढ़ेगी, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। 125 से हम लोग 140 पहुंच गए हैं, यानी 15 करोड़ पैदा कर दिए हम लोग 10 साल में। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका एक कोरोना भी निभाया है इसमें, है ना, 2 साल। तो देखिए 1813 का जो चार्टर एक्ट है, इसमें बोला गया कि अब कंपनी प्रत्येक साल शिक्षा के विकास पर 1 लाख रुपया खर्च करेगी, ठीक है। और दूसरा बात यहां पर समझेंगे, और इस अधिनियम के द्वारा पहली बार, जब जब मैं पहली बार बोल रहा हूं याद रखना है, इस अधिनियम के द्वारा पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत आने की छूट दी गई। ईसाई मिशनरी का मतलब वहां के जो, जैसे मान लीजिए हम लोग के यहाँ जो पंडित हैं, जो अपने धर्म के ज्ञाता हैं, नया नया जो बाबाओं का चलन हुआ है, इधर प्रचलन आया है मार्केट में, एक नया कौन, अनुरोध भट्टाचार्य दुकान आ गया है मार्केट में नया, मतलब वो तो अलग लेवल पे बात कर रहा है, उसका तो लेवल इन कोई नहीं है। वो भाई साहब तो ठीक है मिला जुला, कभी जो कौन हनुमान जी के भक्त जो है बागेश्वर बाबा, वो मतलब अभी ठीक है बंदा, आजकल थोड़ा शांत हो गया है। जो निकाल रहा था पर्ची, अच्छा सच में निकाल देता है क्या, होता होगा। मान लीजिए, देखिए धर्म के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए, माने कहीं कुछ कर दो वहीं से, मारे दिमाग काम करना बंद कर दे। माने उसी से अपना खर्चा चल रहा है, पेट उट से पाल रहा हूँ मैं, अपना गरीब आदमी हूँ मैं, तो चाहिए भी। लेकिन एक बार मैं क्या बोला है, कर दे रहा है, टेक्निक है तो आप ही कर देंगे। नहीं मुझे नहीं दिखाना है वो सब। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मुझे वो सब नहीं देखना है, इन लोगों पर, किसी अन्य लोगों पर दिखाएगा, मैं बता दूंगा, अपने पे नहीं भाई। मुझे, मैं अकेले हूँ अपने माँ बाप का, कौन देखेगा उन लोगों को, मैं उस सब में काम नहीं कर सकता हूँ। तो 1 लाख रुपया, और 1813 के, सुनेंगे, 1813 के जो चार्टर एक्ट है, इसके द्वारा पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत आने की छूट दी गई। ईसाई मिशनरी का मतलब ये है कि जो ईसाई के जो उनके धर्म गुरु थे, मानकर चलना एक प्रकार से, उन लोगों को भारत आने की छूट दी गई। अच्छा, इन लोगों को भारत आने की छूट क्यों दी गई पहली बार? अब ये था, ये लोगों का था कि अब भारत में जाना है और अपने धर्म के बारे में लोगों को बताना है, और धर्म परिवर्तन करने पे जोर देना है कि जो हिंदू हैं, जो मुस्लिम हैं, जो अन्य जो भी संप्रदाय के लोग, बुद्धिज्म, जैनिज्म, जो भी लोग हैं, उन लोगों को चेंज कीजिए और ईसाई बनाइए। और कुछ लालच भी दिया गया, बोला गया कि भाई जो भी ईसाई बनेंगे उनको कुछ ज्यादा कंपनी प्रॉफिट देगी। तो बहुत सारे लोग जो गरीब हिंदू थे, गरीब मुस्लिम थे, बहुत सारे लोग धन परिवर्तन किए भी अपना, ठीक है ना। तो ईसाई मिशनरियों को भी भारत आने की पहली बार छूट इसी 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा दिया गया। कोई दिक्कत? तो लिखेंगे इसमें 4 पॉइंट, जल्दी जल्दी। लिखेंगे, इस अधिनियम के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के शासन को, इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के शासन को अगले 20 वर्षों के लिए, कंपनी के शासन को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के शासन को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, फास्ट तो नहीं हो रहा है ना, किसी को लग रहा है कि फास्ट लिखवा रहा हूं मैं? अगर होगा तो बोल दीजिएगा, तुरंत मैं धीरा कर दूंगा। चलिए लिखेंगे आगे, कंपनी का कंपनी का कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कंपनी का
व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया तथा लेकिन तथा नहीं लेकिन चीन तथा चाय लिखेंगे चाय तथा लेकिन चाय तथा चीन के साथ कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार बना रहा। 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 आगे लिखेंगे इस अधिनियम के द्वारा पहली बार शिक्षा के विकास पर 1,00,000 रुपये प्रति वर्ष 1,00,000 रुपये प्रति वर्ष खर्च करने का प्रावधान किया गया। प्रतिवर्ष खर्च करने का प्रावधान किया गया। आगे लिखेंगे इस अधिनियम के द्वारा पहली बार, जो मैं पहली बार लिख रहा हूं बोल रहा हूं उसको थोड़ा अच्छे से याद रखना है। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत आने की छूट दी गई। भारत आने की छूट दी गई। ईसाई मिशनरियों को भारत आने की छूट दी गई। हो गया। 13 हम लोग का 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, अठारह सौ तैतीस का चार्टर एक्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से देखना है थोड़ा। 1833 का चार्टर एक्ट, अब देखेंगे इसके द्वारा भी, इस चार्टर एक्ट के द्वारा भी कंपनी का शासन फिर से बढ़ा दिया। कितने दिनों के लिए? 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, और 1813 के एक्ट के द्वारा जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार बना था चाइना तथा चाय के साथ, उसको यहां पर समाप्त कर दिया। यानी सवाल पूछता है, देखिए 2 सवाल पूछेगा, क्या फंसाएगा सवाल कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार किस अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया। अगर सिंपल है तो 1813। अगर सिंपल सवाल पूछ रहा है कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार किस अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया, तो 1813। सवाल पूछेगा कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार किस अधिनियम के द्वारा पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, तो 1833। क्योंकि सवाल सेम है, बस कंप्लीटली देखना है कि किसमें बोला है कि पूर्ण रूप से और किसमें बोला है पहली बार। ये सब आप ही लोग कर सकते हैं। आइए इधर, अब यहाँ पे पूर्णतः समाप्त कर दी गई, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दी गई। क्या? व्यापारिक एकाधिकार, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया। दूसरा बात समझेंगे यहाँ पे, जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि आप लोगों को कि पहले जो सिविल सर्विस की एग्जाम पहले भी होती थी,
उसमें भेदभाव बहुत ज्यादा होता था। वो जाति स्तर पे हो या धर्म स्तर पे हो, भेदभाव होता ही था। इस अधिनियम के द्वारा जो सरकारी जॉब में, खासकर सिविल सर्विसेज के बारे में बात करता है कि जो सरकारी जॉब में जो भेदभाव था, इस अधिनियम के द्वारा भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। भेदभाव को, यानी डिस्क्रिमिनेशन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17, छुआछूत। तो भेदभाव को यहां पर समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, दूसरा बात समझेंगे। अब यहां पे बात याद रखेंगे हम लोग कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, उनका नाम यहां पर अब चेंज किया गया है और अब इसे हम लोग भारत का गवर्नर जनरल कहेंगे, भारत का गवर्नर जनरल। और सवाल पूछता है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में किसकी नियुक्ति की गई? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्या नाम है उसका? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अच्छा, इसे अपने मन से लगा लेता था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। हम लोग यहां सुमित से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। तो बंगाल के जो गवर्नर जनरल था उसे हम लोग अब भारत का गवर्नर जनरल कहेंगे और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड विलियम बेंटिक भाई साहब आ गए, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग देखेंगे, फिर याद करेंगे थोड़ा, फिर हम लोग पीछे चलेंगे। आप लोग तो याद होगा ही। 1773 परिषद का निर्माण किया गया था, याद है ना। परिषद का निर्माण किया गया जिसमें 4 सदस्य, ठीक है। फिर 1784 पीट्स इंडिया एक्ट, परिषद कितना सदस्य? 3 सदस्य। अब फिर इसे यहां पर बात आएगा 1833 में परिषद के बारे में। बोला गया कि भाई जो भी भाई साहब परिषद में थे, इस परिषद में एक अलग से एक सदस्यों की नियुक्ति की गई, जिसको बोलते हैं हम लोग विधि सदस्य। विधि सदस्यों की नियुक्ति की गई। तो परिषद में 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो गवर्नर जनरल के लिए जो परिषद बनी थी, उस परिषद में एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। विधि सदस्य का मतलब ये होता है कि जो लॉ के बारे में जानता हो, कानून के बारे में जानता हो, कि अगर कंपनी के साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो ये सदस्य ही उसके तरफ से लड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जहां भी होगा। जैसे आज भी सरकार के लिए अटॉर्नी जनरल काम करती है, जो महान न्यायवादी है अटॉर्नी जनरल, तो क्या करती है सरकार के तरफ, अगर सरकार पर आपने केस कर दिया किसी भी मुद्दे में जाकर, तो अगर केंद्र सरकार पर आप केस कर रहे हैं तो आप उनके तरफ से अटॉर्नी जनरल लड़ेगा। अगर आप राज्य सरकार पर केस कर रहे हैं किसी मुद्दे पर तो महाधिवक्ता लड़ेगा, एडवोकेट जनरल लड़ता है। उसी तरह यहाँ पर भी परिषद में एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। लेकिन ध्यान देना है, यहाँ पर मैं केवल ये बोल रहा हूं कि विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। अभी भी इस विधि सदस्य को परिषद के पूर्ण सदस्य का दर्जा इसे नहीं मिला है। याद रखेंगे, पूर्ण सदस्य का दर्जा इसे अभी नहीं मिला है। अभी केवल इसकी नियुक्ति हुई है। समझ में आ रहा है ना। एक एक चीज माइन्यूट लेवल चीजों को समझना है, तो एग्जाम में आ जाएंगे ऐसे ही। देखिए, विधि सदस्य क्या नाम था उसका? नाम था लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले ये भाई साहब थे। और इसी अधिनियम के द्वारा पूछेगा कौन से अधिनियम? तो 1833 के अधिनियम के द्वारा, 1833 के अधिनियम के द्वारा 1843 में अगर अधिनियम पूछेगा तो 33 होगा, अगर ईयर पूछेगा तो 43 होगा। एलन बोरो, ब्रो नहीं, भाई वाला ब्रो नहीं, एलन बोरो नाम है इसका। एलन बोरो की अध्यक्षता में दास प्रथा की समाप्ति की गई या दास्ता की समाप्ति की गई। दास्ता की समाप्ति का प्रावधान या घोषणा की गई, जो भी है, दास्ता की समाप्ति की गई। दास्ता का मतलब क्या होता है? हाँ, गुलामी। कि मानिए मेरे दादा किसी के यहाँ नौकर थे, मेरे बाप थे, फिर मैं हूं, वही ना होता है दास्ता। ऐसे मैं हूं नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं एग्जाम्पल से।
तो 1833 के जो अधिनियम है, तो 1833 के अधिनियम के द्वारा सन 1843 ईस्वी में एलन बरो के नेतृत्व में दास प्रथा की समाप्ति की घोषणा की गई। कोई दिक्कत? दास प्रथा की समाप्ति की घोषणा की गई। मैं फिर बोल रहा हूं, उसके बाद भी दास्ता देखी गई है भारत में, इसलिए तो मैं बोल रहा हूं घोषणा की गई। समाप्ति घोषणा का मतलब कि हो गई। देखिए कुछ चीजें हैं ना, कुछ चीजें पूर्ण रूप से मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि कहीं मिलेगा तब तो मैं बोलूंगा पूर्ण रूप से कर दी गई। 43 के बाद भी भारत में दास्ता तो देश आजादी के बाद भी देखी गई है, लेकिन ये अंग्रेजों के तरफ से, ये भी तो बहुत बड़ा एक कारण है 1857 के विद्रोह का। 1857 का विद्रोह थोड़ा कि रातों रात हो गया, इसके पीछे बहुत तरह से मामला बहुत दिन से चलता आ रहा था, सामाजिक स्तर पे, धार्मिक स्तर पे। मान ली कि हम लोगों ने क्या बोलते हैं, पति मर जाता था तो फिर पत्नी मरती थी, सती प्रथा, सती प्रथा पर रोक लगा दी गई। वो भी लोगों को दुख लगने लगा कि भाई बताओ, इतना अच्छा चीज था, एक साथ 2 आदमी जाते थे घर से, उसको रोक लगा दी गई, है कि नहीं? अच्छा नहीं था। तो लोगों को आहत हुई ना धार्मिक स्तर पे। फिर जो हम लोग जिसको राजा मानते थे उनको पदस्थ कर दिया, यानी उनको हटा दिया गया। बहुत सारे लोगों को पेंशन, पैसा, सारा चीज बंद कर दी गई। तो बहुत तरीके से लोगों के अंदर भड़ास भरा हुआ था। अब कब निकलता वेट किया जा रहा था, तब तक ये मामला आ गया, कारतूस वाला, चर्बी वाला, सुअर गाय। देखिए जब मामला, एक होता है ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो जो भी पढ़ाएगा वो बताएगा, एक होता है ट्रिगर इफेक्ट। ट्रिगर इफेक्ट का मतलब होता है कि मामला अब सब कुछ तैयार है, मान लीजिए किसी को आपको गोली मारना है, गोली किसी को नहीं, मान लीजिए चिड़ै किसी जानवर को मारना है, आदमी नहीं बोलूंगा मैं, मान लीजिए आदमी किसी को मारना है आपको, तो मारेंगे तो भाई बंदूक निशाना लगाएंगे, फिर आप पूरा उसमें डाल के एकदम निशाना तब मारेंगे ना। तो उसको बोलते हैं जब ट्रिगर इफेक्ट का मतलब सब कुछ तैयार है, अब केवल आपको चला देना है, दबाना नहीं चलाना है। हाँ वही दबाना चलाना बात बराबर ही है। कोई दिक्कत समझने में? यहां तक किसी को डाउट है तो लिखेंगे, नहीं है तो लिखेंगे। पीछे से लिखेंगे, यहां से, कहाँ गया जी, आओ जी, हाँ लिखेंगे। इस अधिनियम के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के शासन को, इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के शासन को अगले 20 वर्षों के लिए, अगले 20 वर्षों के लिए, अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। उसके बाद लिखेंगे कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दी गई, पूर्ण रूप से समाप्त कर दी गई। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दी गई, पूर्ण रूप से समाप्त कर दी गई, पूर्ण रूप से समाप्त कर दी गई के बगल में ब्रैकेट में लिखेंगे चीन तथा चाय के साथ, लिख लेंगे चीन तथा चाय के साथ, चीन तथा चाय के साथ कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दी गई। हो गया? आगे लिखेंगे जाति वर्ग के आधार पर, जाति, इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे जाति वर्ग के आधार पर, वर्ग, वर्ग क्लास, वर्ग के आधार पर सरकारी चयन में, सरकारी चयन में, सरकारी चयन में भेदभाव को समाप्त कर दिया गया, सरकारी चयन में भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। लिखेंगे फिर नेक्स्ट पॉइंट, इस अधिनियम के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा
बंगाल के गवर्नर जनरल को इस अधिनियम के द्वारा, बंगाल के गवर्नर जनरल को, इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया, भारत का गवर्नर जनरल कहा गया, तथा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में, तथा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड विलियम बेंटिक की नियुक्ति की गई, लॉर्ड विलियम बेंटिक की नियुक्ति की हुई। ठीक है ना। आगे लिखेंगे बेंटिक, यहां पे लिखा हूं, कहां गया, इधर इधर, लॉर्ड विलियम बेंटिक की नियुक्ति हुई। आगे लिखेंगे परिषद में, गवर्नर जनरल के परिषद में, गवर्नर जनरल के परिषद में, गवर्नर जनरल के परिषद में एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई, एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। गवर्नर जनरल के परिषद में एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई तथा प्रथम विधि सदस्य के रूप में, तथा प्रथम विधि सदस्य के रूप में, प्रथम विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति हुई, लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति हुई। आगे लिखेंगे 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा सन 1843 ईस्वी में, सन 1843 ईस्वी में 1843, 1843 ईस्वी में एलन बोरो के नेतृत्व में, या एलन बोरो की अध्यक्षता में या नेतृत्व में, जो भी लिखना है, एलन बोरो के नेतृत्व में दास्ता की समाप्ति की घोषणा की गई, दास्ता की समाप्ति की घोषणा की गई। एलन बोरो के नेतृत्व में दास्ता की समाप्ति की घोषणा की गई। बात वही है भाई, दास प्रथा ही है, दोनों अलग अलग है क्या? नहीं, मैं भी डाउट में था इसलिए पूछ लिया भाई। अगर होगा तुरंत मैं चेंज कर दूंगा। नहीं वो दास्तान नहीं, वो दास्तान नहीं, अब दास्तान दास प्रथा की समाप्ति की या दास्ता की समाप्ति की घोषणा की गई। ओ भाई तो आप कहाँ सीखे हैं जी नजर बंद वाला? आप बंगाल गए थे क्या? हाथ का टेक्निक है तो चलिए, तो कौन ट्रेन में चलते हैं फिर। पैसा की बहुत कमी हो गई इधर, दोनों हम लोग, दोनों मिलकर हम लोग अपना हाँ तो दिक्कत थोड़ी ना है, जुआ गलत थोड़ी ना है, कीजिए भाई, लेकिन मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। अपने रिस्क पर ले सकते हैं, मैं साथ में रहूंगा, आपका पैसा भी रखूंगा मैं, बहुत कमी है पैसे की इधर। हो गया? तो 1833 के चार्टर एक्ट में अगर किसी को कोई डाउट हो तो पहले पूछ लीजिए, फिर मैं आगे बताऊंगा। किसी कोई डाउट है? भाई साहब इधर आप लोग बताइए, गुनू गुनू कर रहे हैं, इधर बताइए, कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है? कुछ तो होगा। दास्ता में कंफ्यूजन है? अब भाई तो तुम दास प्रथा कर लो यार, उसमें कौन सा कंफ्यूजन है इतना? मैं रिजिड थोड़े ना हूं कि ना एकदम से मैं बोल दिया दास्ता तो दास्ता, तुम दास प्रथा कर लो। नहीं कुछ करना, सीए लिख दो 1843 में एलन बोरो के नेतृत्व में कहानी खत्म।
अगर ऑप्शन में आएगा तो देखेंगे फिर। मैं वैसा आदमी नहीं हूं कि एकदम मैं भी ठान लिया कि नहीं वही होगा, ऐसा नहीं। अगर तुमको लग रहा है तो सही कर लेना है। क्यों फालतू का माथा का टेंशन लूं मैं इस सब में, कोई दिक्कत समझने में। अब देखेंगे यहाँ पे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 1853 का चार्टर एक्ट। लेकिन एक बात यहाँ पे थोड़ा समझना होगा अभी हम लोगों को। 1853 का जो चार्टर एक्ट है, और इसी के बाद 1857 में विद्रोह हुआ 4 साल बाद, और फिर सरकार ने क्या की, तुरंत से 1858 का एक्ट ला दी। यानी अब हम लोग यहाँ पर ये नहीं कह सकते हैं कंपनी का शासन अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कंपनी का शासन अगले 20 साल के लिए अगर बढ़ाया गया रहता तो 73 में आता, लेकिन बीच में विद्रोह हो गया। तो इसमें सिंपल ये है, दो बात इसमें याद रखना है। एक तो बात यह है कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हैं, याद रखेंगे, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कितने मेंबर? 24 मेंबर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में 24 मेंबर थे, अब इसकी संख्या घटाकर 18 कर दी गई। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछता है कि किस अधिनियम के द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई? तो 1853 का चार्टर एक्ट के द्वारा। कोई दिक्कत समझने में? तो यहाँ पे याद रखना है कि जो 1853 का जो चार्टर एक्ट है, इसके द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। और दूसरा बात यहाँ पर ये याद रखना है हमको कि जो विधि सदस्य थे, भाई साहब विधि सदस्य कौन था? लॉर्ड मैकाले। तो विधि सदस्य को परिषद के दर्जा दिया गया, पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया गया। इससे पहले जो 1833 के जो चार्टर एक्ट में जो विधि सदस्य की बात की गई है, अभी उनको केवल सदस्यों की नियुक्ति की गई है, उसे अभी भी पूर्ण सदस्य का दर्जा उसे नहीं मिला है। 1853 में उसे परिषद का पूर्ण सदस्य का दर्जा यहां पर दिया गया है। किसी कोई डाउट है? और तीसरा बात यहां पर, इसमें नहीं लिख रहा हूं मैं, इसी में लिख रहा हूं। तीसरा बात यहां बोल रहा हूं कि जो अब एग्जाम जो हो रहा था सिविल सर्विसेज के लिए, जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हो रही थी, उसका आयोजन अब वहां के साथ साथ भारत में भी की जाएगी। कोई दिक्कत? लंदन के साथ साथ अब भारत में भी होगी। और चौथा बात यहां पर यह बात बोला गया, पहले ही बोल दी गई, क्या पता क्यों बोली गई, लेकिन लिखा हुआ है बहुत सारा जगह कि इसके द्वारा यह बोला गया कि अब कंपनी का शासन किसी भी टाइम, कंपनी के शासन को भारत से समाप्त कर दी जाएगी। किसी भी टाइम कंपनी का शासन, जो कंपनी भारत में जो कंपनी का शासन था उसे समाप्त कर दी जाएगी, और पूरा शासन ब्रिटिश संसद के हाथों में दे दी जाएगी। इसी अधिनियम द्वारा बोला गया था। तो हो सकता है कि इन लोगों का प्लान पहले से चल रहा हो, लेकिन विद्रोह तो हो गया। विद्रोह हो गया तो भाई इन लोगों का पास एक ऑप्शन भी मिल गया, मौका भी मिल गया। जैसे ही विद्रोह हुआ तो 1858 के एक्ट में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया, और कंपनी के शासन को समाप्त करने के बाद पूरा शासन, जो पूरा पावर था, वो ब्रिटिश संसद के हाथों में दे दी गई। और यहां पर जो भारत का गवर्नर जनरल था, उसे अब हम लोग वायसराय कहेंगे। वायसराय अब हम लोग कहेंगे यहां पे। किसी को डाउट है? तो अभी हम लोग केवल लिखेंगे 1853 का चार्टर एक्ट लिखेंगे। बोले लिखेंगे इस अधिनियम के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इस अधिनियम के द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के
संख्या, कोड ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। 24 से घटाकर 18 कर दी गई। 24 से घटाकर 18 कर दी गई। उसके बाद लिखेंगे इस अधिनियम के द्वारा विधि सदस्य को, इस अधिनियम के द्वारा विधि सदस्य को परिषद के पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया गया। परिषद को पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया गया। पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया गया। यहाँ पे याद रखेंगे, फिर मैं बता रहा हूं, अगर विधि सदस्य के बारे में बात किया जाए, अगर बोलेगा यहाँ पर कि विधि सदस्यों के बारे में बात पहली बार किस अधिनियम में की गई है, तो 1833 के अधिनियम में। अगर बोलेगा सवाल, क्वेश्चन पूछेगा कि किस अधिनियम के द्वारा विधि सदस्य को पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया गया, तो 1853 के एक्ट के द्वारा। किसी कोई डाउट है? विधि सदस्य के रूप में किसकी नियुक्ति की गई थी? तो लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति की गई थी। किसी कोई डाउट है? आगे लिखेंगे, इस अधिनियम के द्वारा, लिखेंगे इसी में, इस अधिनियम के द्वारा अधिकारी के लिए, इस अधिनियम के द्वारा अधिकारी यानी ऑफिसर्स, अधिकारी के लिए प्रतियोगिता परीक्षा के आयोजन करने का प्रावधान किया गया है। आयोजन करने का प्रावधान किया गया। लिख लेंगे ब्रैकेट में, लंदन के साथ भारत में भी, अगर मन है तो। लंदन के साथ भारत में भी। ठीक है, आगे लिखेंगे, इस अधिनियम में यह कहा गया, इस अधिनियम में यह कहा गया कि अब किसी भी समय, इस अधिनियम में यह कहा गया कि किसी भी समय भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दी जाएगी। किसी भी समय कंपनी के शासन को समाप्त कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। हाँ, कंपनी के शासन को समाप्त कर दी जाएगी तथा पूरा पावर, या कंपनी के शासन समाप्त कर दी जाएगी तथा शासन, लिखेंगे शासन, ब्रिटिश संसद के हाथों में सौंप दी जाएगी। शासन ब्रिटिश संसद के हाथों में सौंप दी जाएगी। ब्रिटिश संसद के हाथों में सौंप दी जाएगी। कोई दिक्कत है? नहीं, मैं यहाँ पे बोला गया है कि 1773 में मैंने बोला कि जो कंपनी का शासन जो भारत में चल रहा था, ये लोग अपने मनमाने ढंग से कंपनी का शासन चल रहा था भारत में। ठीक है ना? 2 मिनट बता दे रहा हूं मैं। तो कंपनी का शासन चल रहा था, अब ये लोग अपने मनमाने ढंग से चल रहा था। जो कंपनी के शासन के बारे में बात कर रही है ना, उस टाइम कंपनी अलग काम कर रही थी, ठीक है ना, और संसद अलग था। संसद उस कंपनी के किसी भी कामों में हस्तक्षेप नहीं कर रहा था। लेकिन जब हम लोग 2 युद्ध हारे, उसके बाद अंग्रेजों की बात लगा कि भाई अब हम लोग भारत में केवल एक व्यापारी के रूप में नहीं रहेंगे, व्यापारी के साथ साथ अब हम लोग भारत के राजनीतिक तथा आर्थिक स्थिति में भी हम लोग हस्तक्षेप करना शुरू करेंगे। ठीक है ना? तब इस अधिनियम को लाया गया और इस अधिनियम में अब धीरे धीरे संसद अपना सिकंदा कसता हुआ दिख रहा है।
पहले संसद का उस कंपनी से कोई लेना देना नहीं था। कंपनी अपना काम कर रही है, संसद कुछ अपना काम अलग से कर रही है। लेकिन 1858 के बारे में जो मैं बात करूंगा, तो इस 1858 का जो अधिनियम था, इसमें पूर्ण रूप से पूरा का पूरा पावर ब्रिटिश संसद के हाथों में दे दिया गया। और ब्रिटिश संसद अब यहाँ पर भारत के लिए पूरा का पूरा कानून बनाएगी। वो बताएगी कि भारत को किस प्रकार से रेगुलेट करना है, भारत के राजनीतिक स्तर पे बात करें या सामाजिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पर, किसी भी स्तर पर कैसे बात करें, ये पूरा का पूरा बात कौन करेगी? अब ब्रिटिश संसद करेगी। और कंपनी को अब रख दिया कि भाई तुम अब केवल व्यापार करोगे, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है राजनीतिक या सामाजिक स्तर से यहाँ पर। बस किसी कोई डाउट है? देखिए इसके बाद देखिए हम लोग बाकी क्या क्या है। 1858 का अधिनियम हम लोग पढ़ेंगे, 1858 का अधिनियम। उसके बाद 1861 का अधिनियम। उसके बाद 1892 का अधिनियम, 1892 का अधिनियम। उसके बाद 1909 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। उसके बाद 1919 का, देखिए भारत शासन अधिनियम है ना, इसको हम लोग मार्ले मिंटो सुधार भी बोलते हैं, ठीक है ना। 1919 का भारत शासन अधिनियम। उसके बाद हम पढ़ेंगे 1935। इतना हम लोग पढ़ लेंगे तो समझिए हम लोग का ये जो टॉपिक चल रहा था भारत का संवैधानिक विकास, वो यहाँ पर समाप्त होगा। ये कल समाप्त हो जाएगा। कल क्लास होती है ना सैटरडे को, तो कल क्लास होंगी। संडे को तो नहीं होती होगी, होना भी नहीं चाहिए वैसे। तो 1858 का जो अधिनियम है, भाई रेस्ट भी तो चाहिए लाइफ में। क्या लागू किया हुआ? लाया गया तो लागू ही किया गया। 53 में मैं बोल रहा हूं कि अधिकारी बनने के लिए प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया गया। मतलब इसका मतलब ये नहीं, परीक्षा पहले भी हो रही थी। अब यहाँ पर मुख्य रूप से बात की गई कि अब यहाँ पे लंदन के साथ साथ भारत में भी आयोजन किया जाएगा। जिसको भी सिविल सर्विस बनना पड़ता था, वो लोग यहाँ से जाते थे लंदन एग्जाम देने। अब बोला कि नहीं, अब यहाँ पर भी एग्जाम दे सकते हैं, यहाँ पर भी सारा चीज होगा प्रावधान। जिस तरह वहां पर एग्जाम ऑर्गेनाइज किया जाएगा, यहाँ पर सेम ऑर्गेनाइज किया जाएगा एग्जाम को। बस यही बात हो, इसके अलावा कोई बात नहीं है। विधि सदस्य का मतलब होता है कानून मेंबर, जो है कानून जो देख रेख करता है, जिसको कानून का ज्ञाता है उसी को हम लोग विधि सदस्य। विधि का मतलब कानूनी होता है ना। जैसे मान लीजिए जज बोल सकते हैं, जज नहीं बोल सकते हैं, वकील वकील मान लीजिए उस टाइम। विधि सदस्य का सिंपल मतलब जो कानून का ज्ञाता हो उसी को विधि सदस्य बोलेंगे। कोई दिक्कत? और किसी को कुछ पूछना है? बोलिए। क्या ऑप्शन में क्या है बताइए ना पहले। तो 55 हो गया आंसर। देखिए सवाल देखिएगा, एक ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन अगर इस तरह का भी आए ना, तो जो एक्ट, जैसे मान लीजिए मैं बोला यहाँ पर 1800 कि दास प्रथा की समाप्ति की घोषणा की गई 1843 में, ठीक है। तो 43 में मैंने बोला है कि दास प्रथा की समाप्ति की घोषणा की गई, ठीक है। अगर ऑप्शन में मान लीजिए कि 43 अगर 44 दे देता है, आंसर एकदम यही होगा आंसर, क्योंकि आसपास एक वहां पे घोषणा की गई। अब कैसे पता है कि पूर्ण से समाप्त की गई या नहीं की गई, घोषणा की गई?
तो अगर आसपास में अब 42 होगा तो आंसर नहीं होगा, 42 नहीं होगा, 43 के बाद अगर ऑप्शन में दिख रहा है तो आंसर हम लोग एकदम लगाएंगे, एकदम आंसर सही होता है। ये सब कुछ चीजें हैं ना, ये चीजें जितना भी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन, जितना ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, जहां से भी मिले आपको ऑब्जेक्टिव लगाइए, जितना लगाइएगा उतना ही फायदा करेगा। क्योंकि जो एग्जाम ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड है उसमें पूरा का पूरा गेम ऑब्जेक्टिव का ही है। जैसे मान लीजिए बीपीएससी जिसको एग्जाम देना है, बीपीएससी टीचर और नहीं तो क्या करेगा, केवल पीटी लगाने से काम, उसको मेंस भी देखना होगा अच्छे से, मेंस भी उसको पढ़ना होगा। अब मान लीजिए यहाँ पर मैं पूरा अधिनियम बता रहा हूँ, इसी अधिनियम में सवाल पिछले बार पूछ दिया था 69वीं में, यही 1858 का अधिनियम कि शॉर्ट नोट्स इस पर बताइए, लिखिए इस पे। तो मैं तो आप लोग लिखवाऊंगा 3 4 5 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें अगर हम लोग लिखना हो तो कम से कम 1.5 पेज लिखना होगा, उसमें झूठ सच लिखना होता है कि नहीं। 53 थोड़ा जोड़ेंगे, 58 जोड़ेंगे, थोड़ा वो एक्सर्ट भी घुसाएंगे, उसमें बताएंगे, पेज भी तो भरना है। अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो एक आध पेज का 5-7 पॉइंट इसमें है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये तो हो गया पीटी के लिए, लेकिन अगर आपको मेंस के लिए लिखना होगा थोड़ा देखना होगा इसमें। तो चीजें मेंस में क्या होता है कि उसको बहुत सारे टॉपिक को एक साथ आपको याद करना पड़ेगा, उसको रिलेट करना पड़ता है चीजों को। माने सिंपल बोलिए गरीबी के बारे में लिखें, तो गरीबी में तो क्या है, एक लाइन का परिभाषा है गरीबी, ठीक है, चाहे बेरोजगारी एक लाइन का परिभाषा है, लेकिन उसको लिखने के बारे में बात हो तो उसमें हम लोग डाटा भी याद रखेंगे ना कि भाई गरीबी वर्तमान में कितना है भारत में, बेरोजगारी कितना है भारत में, गरीबी से देख रहे कौन ऑर्गेनाइजेशन देखता है, करता है, सारा का सारा किस मंत्रालय के अंतर्गत ये काम किया जाता है, सारा चीज देखना होगा। क्या है